हमारे देश में 12 जून को जो दुर्घटना हुई है उससे 250 से अधिक जाने जाने की खबर तो आ ही रही है। साथ ही ये एविएशन की दुनिया में एक ब्लैक डे, एक काला धब्बा है। ऐसी दुर्घटनाएं किसी देश के इतिहास में कभी कभार ही आती हैं और कोई नहीं चाहता कि किसी भी देश को ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़े। एविएशन एक्सपर्ट्स अब कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारे देश में वर्स्ट एविएशन डिजास्टर है इंडिया के लिए? क्या ये इससे ज्यादा और बुरी खबर नहीं हो सकती थी? क्यों ऐसा बोला जा रहा है और क्या सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले जल्दी से बता दें कि 12 जून गुरुवार को अहमदाबाद में क्या हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समय दोपहर 1:30 बजे के आसपास एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, 242 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स होते हैं। लेकिन उड़ान भरने की कुछ ही क्षणों के बाद कुछ 100 फीट की ऊंचाई तक वो प्लेन जा पाता है और उसके बाद वो तेजी से नीचे आने लगता है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक फायर बॉल होता है जिससे किसी का जिंदा निकल पाना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। दिलचस्प बात यह है और चिंताजनक भी कि कोई नया कमांडर तो नहीं था इस प्लेन का। एयरक्राफ्ट को कमांड कर रहे थे सुमीत सबरवाल फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। कैप्टन सुमीत सबरवाल के बारे में बोला जा रहा है कि 8,200 घंटे इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और जो को पायलट थे उनका एक्सपीरियंस था 1,100 घंटे। एटीसी की माने तो प्लेन दोपहर के 1:39 पर रनवे से निकलता है और उसके रनवे से निकलने के तुरंत बाद एक मे डे कॉल इशू किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पायलट को इस बात का संज्ञान था कि प्लेन में कुछ बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। लेकिन जब एटीसी मे डे कॉल को रिस्पॉन्ड करने जाती है तो उनको कोई जवाब नहीं मिलता और उसके बाद वो बड़ा विस्फोटक धमाका दिखता है। इस एयर क्रैश की खबर विदेशों में काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एयर क्रैश पहले नहीं हुआ, लेकिन इस खबर को लेकर विदेशों में ज्यादा सनसनी है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बोइंग 787 इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ। ड्रीम लाइनर बोइंग का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हुआ करता था। 2009 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 2014 में इस एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया को दे दिया गया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री में, बोइंग 787 की हिस्ट्री में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसे हम हल लॉस कहते हैं, यानी पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। इससे पहले जान माल का कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जिसको हल लॉस कहते हैं, यानी पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट इस तरीके से तबाह हो जाए। फ्लाइट रेडार 24 जो कि एयरलाइंस को दुनिया भर में कैप्चर करती है और उनका इनिशियल डेटा और सारे एयरक्राफ्ट्स का डेटा लेती रहती है और उसको टेबुलेट करती रहती है। उन्होंने इस विमान का इनिशियल डेटा ट्वीट किया। उनके ट्वीट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड पहुंची थी 625 फीट। एयरपोर्ट अपने आप में ही सी लेवल से 200 फीट ऊपर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीबन 400 फीट की ऊंचाई तक ही ये एयरक्राफ्ट जा पाता है और उसके बाद तीव्र गति से ये एयरक्राफ्ट अचानक से नीचे आने लगता है और वो भी 475 फीट पर मिनट की स्पीड पर, जिसे काफी तेज डिसेंट माना जाता है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि इतना परफेक्ट वेदर होने के बावजूद, मिडिल ऑफ द डे होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया इस फ्लाइट में जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस एयरक्राफ्ट में कई वीआईपीज भी थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। गुजरात पुलिस के मुताबिक सिर्फ एक शख्स को छोड़कर किसी के भी बचने की कोई खबर नहीं है। विमान के क्रैश होने की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि ये विमान जहां गिरा था वो जगह थी मेघानी एरिया में बीजे मेडिकल कॉलेज। इस प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का गुजरात में और देश भर में नाम है। उस समय लंच टाइम चल रहा था और काफी स्टूडेंट्स उस समय लंच टाइम पर मेस में गए थे और ये कहा जा रहा है कि ये प्लेन सीधा उस एरिया पर जाकर गिरा जहां स्टूडेंट्स मौजूद थे। इसी कारण से डेथ टोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मंजर बहुत ही ट्रेजिक है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्स लोगों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, घायलों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये भी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट्स में जो डेथ हुई हैं उसके साथ साथ उनके अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग भी मारे गए हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स मारे गए हैं। तो ये एक डबल ट्रेजेडी है।
इस घटना के कुछ घंटों के बाद एयर इंडिया ने कंफर्म किया कि फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद टू लंदन गेटविक वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट आफ्टर टेक ऑफ। इस फ्लाइट ने 138 पर टेक ऑफ किया था। 242 पैसेंजर्स के साथ इसने टेक ऑफ किया था, जिसमें 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कैनेडियन नेशनल और 7 पोर्चुगीज नेशनल भी शामिल थे। तो इसे एक डोमेस्टिक एयरलाइन का क्रैश नहीं कहा जा सकता और ये डोमेस्टिक रूट पर भी क्रैश नहीं हुआ। और दुर्भाग्य से ये इंटरनेशनल सिटीजन्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बारे में ट्वीट किया। हॉस्पिटल में जो मंजर हमें देखने को मिल रहे थे उसके विजुअल्स हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते और ना ही हम आपको क्रैश के सारे विजुअल्स दिखाएंगे, लेकिन जो मंजर था वो बहुत ही दर्दनाक था। ये विमान फ्यूल के साथ फुल्ली लोडेड था, तो आप सोच सकते हैं कि जिस तेजी से वो आग लगी होगी वहां से लोगों का बच निकलना काफी मुश्किल होगा। इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उठते ही रहेंगे तब तक जब तक कोई ठोस जवाब नहीं आ जाता। ठोस जवाब की अगर आप बात करें तो कम से कम विजुअल में तो एक चीज साफ दिख रही है कि जो टेल पोर्शन है वहां ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है। कम से कम वो टेल पोर्शन अभी तक सलामत इंटैक्ट दिख रहा है, तो शायद ब्लैक बॉक्स की मरम्मत में ज्यादा टाइम न लगे और ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस वजह से इस तरीके से एक स्टीप डिसेंट इस विमान ने लिया और इस तरह से वो क्रैश हुआ, और वो भी उस सोफिस्टिकेटेड विमान का जिसका इतने सालों से एक अच्छा क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। बोइंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, 737 मैक्स को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर को लेकर छोटी मोटी बातों के अलावा कोई बड़ा सवाल नहीं था। इस विमान की जिस तरह से दुर्घटना हुई है उसका आसान एक्सप्लेनेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का जो रिएक्शन आ रहा है उसे देखकर यह कहा जा रहा है कि इतना स्टीप डिक्लाइन जो हमें देखने को मिला उससे तो यही लगता है कि एक ड्यूअल इंजन फेल्यूर हुआ। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट बनती है इनके बहुत इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस होते हैं। मान लीजिए कि कोई विमान ऊपर उठ रहा है और अचानक उसका एक इंजन काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, तो भी कोई समस्या नहीं। ये एक इंजन पर और भी ज्यादा ऊपर उड़कर टर्न अराउंड करके वापस आ सकता है। यानी एक इंजन का लॉस होना एयरक्राफ्ट की पार्लेंस में कोई रेयर इंसिडेंट नहीं होता। ऐसी गतिविधियां होती आई हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते आए हैं। एक इंजन के लॉस से कोई पायलट भी घबराता नहीं है, कतराता नहीं है, क्योंकि उनको इस सिचुएशन के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन एक परफेक्ट वेदर में दोपहर के समय में दोनों इंजन्स का एक साथ फेल हो जाना और विमान का इस तरह से क्रैश हो जाना बहुत रेयर माना जाता है। एक संभावना निकल कर आती है और वो ये कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी उसके दोनों इंजन्स से पक्षी टकरा गए हों और ये तेजी से नीचे आ गया हो, क्योंकि प्लेन बस कुछ ही फीट ऊपर उड़ पाया था। इस प्लेन के डुअल इंजन फेल्यूर के बीच ये देखा जा सकता है कि विमान का टेक ऑफ बिल्कुल परफेक्ट था और प्लेन में संतुलन की कोई समस्या नहीं दिख रही थी। प्लेन बहुत ही खूबसूरत तरीके से टेक ऑफ करता है और अचानक से वो नीचे आने लगता है और बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर जाकर क्रैश हो जाता है। इस विमान की दुर्घटना डुअल इंजन फेल्यूर के कारण हुई। इस थियरी के अलावा भी पायलट एरर पर भी सवाल उठते हैं कि क्या इस दुर्घटना में किसी तरह का कोई पायलट एरर इन्वॉल्व था, क्योंकि वीडियो फुटेज देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या फ्लैप्स की सेटिंग सही है, फ्लैप्स क्या 0 डिग्री पर हैं। लोग वीडियो फुटेज को जूम करके देखने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक और संभावना है कि क्या फ्यूल की लोडिंग में कोई गलती हुई थी, क्या फ्यूल लोड करते समय वेट कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई थी, जिसके कारण पायलट के पास सही आंकड़ा नहीं था कि प्लेन का वेट कितना है और वो सही तरह से क्लाइंब भी नहीं कर पाया, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम क्लियर थी, मौसम एकदम साफ था, लाइटिंग एकदम पर्याप्त थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेन क्रैश कर गया? फाउल प्ले के बारे में भी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर ये फाउल प्ले होता तो जनरली इससे ज्यादा धमाकेदार तरीके से हम कोई एक्शन या टेरर एक्शन देख पाते। लेकिन शुरुआती तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या प्लेन में कोई तकनीकी समस्या थी या फिर कोई पायलट एरर था। अगर आप प्लेन क्रैश के इतिहास को देखें
तो किसी विमान के क्रैश होने के यही दो मुख्य कारण होते हैं। क्योंकि जब कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसका सबसे वल्नरेबल पॉइंट या असुरक्षित पॉइंट वो होता है जब वो वहां से टेक ऑफ कर रहा होता है। क्योंकि अगर वहां कोई गलती हो जाती है, वहां पायलट से कोई गलती होती है या प्लेन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट होता है, वहां उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपके पास स्कोप ऑफ रिकवरी बहुत कम होता है। क्योंकि प्लेन बस कुछ ही फीट ऊपर उठ रहा होता है और पायलट जब तक खराबी समझे और उसे ठीक कर पाए तब तक ही विमान वापस जमीन पर आ जाता है। हम आपको 2-3 वाकये बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि टेक ऑफ के समय जो रेयर दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कितना डिफिकल्ट होता है पायलट के लिए खराबी को रिकवर करना। 3 उदाहरण एयर इंडिया के हैं। फ्लाइट नंबर 855, जगह मुंबई। 1987 में न्यू ईयर का दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 855 टेक ऑफ करती है मुंबई से दुबई के लिए और कुछ ही मिनटों के अंदर वो अरेबियन सी में चली जाती है और इस घटना में 213 मौतें होती हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन फॉल्टी था और कैपिटल कैपिट जो कैप्टन था उसका स्पेशल डिसओरिएंटेशन था। इसका मतलब एक समय रहते हुए अपने सराउंडिंग्स को समझ के अगर हम रिकवर नहीं कर पाते हैं उसे स्पेशल डिसओरिएंटेशन कहते हैं। जब आप ये समझ न पाएं कि आप जमीन के या समुंदर के कितने पास हो और आप स्टेप्स नहीं ले पाते और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दूसरा इंसिडेंट फ्लाइट नंबर 491, इंडियन एयरलाइंस, 1993, औरंगाबाद एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। ये प्लेन टेक ऑफ करने में थोड़ी सी देरी कर देता है और सामने रास्ते से आते हुए एक ट्रक से भिड़ जाता है। एयरक्राफ्ट टूट जाता है और 55 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। इस घटना में पायलट एरर की बात सामने आई, लेकिन साथ ही साथ पिरामीटर कंट्रोल पर भी काम किया गया। पिरामीटर कंट्रोल को इम्प्रूव किया गया और उसके बाद से रनवे के आसपास किसी भी वाहन का जाना निषेध कर दिया गया। तीसरी घटना अलायंस एयर फ्लाइट 4712, पटना, सन 2000। पटना एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही एयरक्राफ्ट स्टॉल कर जाता है। प्लेन हवा में एकदम रुक सा जाता है और उसके बाद क्रैश कर जाता है। इस घटना में 60 लोगों की मौत होती है। इंजन फेलियर और पुअर फ्लाइट रिकवरी स्किल्स, जिसे कॉज ऑफ क्रैश बोला जाता है, ये समस्या सिर्फ इंडिया की नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल समस्या है। सबसे शॉकिंग दुर्घटना एयर फ्रांस फ्लाइट 4590, पेरिस, साल 2000। फ्लाइट के रनवे पर पिछली फ्लाइट का मेटल स्ट्रिप रह गया था जिसकी वजह से फ्लाइट का टायर फट जाता है, फ्यूल टैंक पंचर होता है और उस कॉनकॉर्ड में बैठे 109 लोगों की मौत हो जाती है। इसके साथ ही वो फ्लाइट एयरपोर्ट से बाहर निकलकर क्रैश करती है। इस वजह से 4 अन्य ग्राउंड के लोग भी मारे जाते हैं। इस घटना के बाद कॉनकॉर्ड की फ्लाइट्स बंद कर दी जाती है और कॉनकॉर्ड का एरा खत्म हो जाता है। ऐसी ही एक और वन ऑफ द वर्स्ट घटना अमेरिका में हुई। फ्लाइट 587, न्यूयॉर्क, साल 2001। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 2 मिनट के बाद को पायलट टर्बुलेंस को एनकाउंटर करने के लिए रडार का अग्रेसिव मूवमेंट करता है, जिसके बाद उसका टेल सेक्शन खत्म हो जाता है और एयरक्राफ्ट नीचे क्वींस नेबरहुड पे जाकर गिरता है। इस घटना में 265 लोग मारे जाते हैं। इस विमान दुर्घटना को अमेरिका के सबसे डेडलीस्ट क्रैश में से एक माना जाता है। अगली घटना स्पेन, एयर फ्लाइट 5022, मैड्रिड, साल 2008। टेक ऑफ करते समय गलत फ्लैप सेटिंग के कारण एयरक्राफ्ट हवा में उड़ ही नहीं पाया। फ्लैप सेटिंग एक बहुत जरूरी सेटिंग होती है। प्री फ्लाइट चेक में फ्लैप सेटिंग्स को ठीक से चेक नहीं किया गया था और विमान रनवे के पास ही क्रैश हो गया और इस घटना में 154 लोग मारे गए। एक बात तो साफ है कि विमान के टेक ऑफ करते समय सबसे ज्यादा क्रैश होने की, सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं और वही यहाँ हुआ। क्या ये घटना हमारे देश की वर्स्ट एयरक्राफ्ट डिजास्टर है? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमें एक और वर्स्ट एयरक्राफ्ट डिजास्टर मिला। जगह चरखी दादरी, दिल्ली से थोड़ा बाहर। जब सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 763 टेक ऑफ कर रही थी और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 91907 उससे जाकर क्रैश कर जाता है। दोनों फ्लाइट्स बीच हवा में क्रैश करते हैं। ये घटना हरियाणा में चरखी दादरी के ऊपर होती है और वहां कई 100 मौतें हो जाती हैं।
विमान क्रैश की ये दुर्भाग्यशाली घटना भारत में जरूर हुई, लेकिन ये दोनों विमान इंडिया के नहीं थे। लेकिन इस विमान क्रैश में इंडियंस भी मारे गए थे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अगर पुलिस के सोर्सेस को माना जाए तो इस दुर्घटना में 250 से 300 लोगों की मौतें हो सकती हैं। ये दुर्घटना एयर इंडिया के विमान के साथ हुई, वो एयर इंडिया जिसे इंडिया का फ्लैग कैरियर भी कहा जाता है। इसलिए ये घटना हमारे देश और हमारी एयर इंडिया के लिए बहुत ही दुखदाई खबर है। ये तो हुई एयर इंडिया की बात। इस घटना के बाद सवालों की सुई बोइंग की तरफ भी घूमेगी। 787, हालांकि इस बोइंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार इस बोइंग पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। व्हिसल ब्लोअर्स ने मीडिया के सामने बार बार ये आपत्ति जताई है कि बोइंग ने शॉर्टकट मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से प्लेन अंडर फटीग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बोइंग इंजीनियर सैम सोपोर ने साफ साफ न्यूयॉर्क टाइम को एक रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से बोइंग हमसे झूठ बोलता आया है। कहने को तो इसका लाइफ स्पैन 50 साल है। ये एयरक्राफ्ट 44,000 फ्लाइट्स भर सकती है। लेकिन व्हिसल ब्लोअर का कहना है कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अलग अलग पार्ट्स लेकर उसको ज्वाइन करते समय बोइंग को समझ में आया कि इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी गैप्स हैं और उन गैप्स को फिर जबरदस्ती उन्होंने भरने की कोशिश की। इसीलिए एक्सपर्ट्स बार बार ये चेता रहे थे कि बोइंग ने प्लेन अलाइन तो कर लिया, नट बोल्ट तो जोड़ लिए, गैप्स भी भर दिए, लेकिन जब एयरक्राफ्ट पुराना होगा, फटीग होगा, उसकी उम्र हो जाएगी, तो ये वाले जो वीक पॉइंट्स हैं वो निकलकर बाहर आएंगे और फिर एक क्रिटिकल पॉइंट पर प्लेन फेल हो जाएंगे। क्या हमारे एयरक्राफ्ट के साथ भी, जो कि 2014 से हमारी एयरलाइन के साथ था, कुछ ऐसा ही हुआ है? ये प्लेन भी तो काफी पुराना था, काफी फ्लाइट्स भर चुका था, तो क्या कहीं ना कहीं इसमें फटीग आई है जिसकी वजह से कुछ समस्या आ गई? 2 इंजनों का एक साथ फेल हो जाना काफी रेयर बात है। जब एयरलाइन पर सवाल उठेंगे तो बोइंग पर भी कुछ सवाल उठना लाजमी है। साथ ही साथ टाटा पर भी बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि जब टाटा ने इस एयरलाइन को इनहेरिट किया था या जब खरीदा था तो उसकी हालत काफी खस्ता थी। पिछले कुछ समय से बार बार ये रिपोर्ट सामने आई थी कि किस तरीके से एयरलाइन की ना एयर कंडीशनिंग काम करती है, ना एंटरटेनमेंट सिस्टम काम करता है। सीट्स फटी हुई मिली हैं और टॉयलेट्स भी क्लॉग हो जाते हैं। प्लेन की सीटों के साथ छेड़छाड़ करने में यात्रियों की गलती तो है ही, साथ ही टाटा एयरलाइंस को भी इस बात का जवाब देना होगा। लोगों को इस बात का बहुत भरोसा था कि जब टाटा ने इस एयरलाइन को टेक ओवर किया था तो वो टेक ओवर करने के बाद काफी चीजों को दुरुस्त कर देगा, लेकिन इतनी बड़ी एयरलाइन को ठीक करना इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था। और अब जो ये ताजी दुर्घटना हुई है, इससे तो टाटा की योजनाएं और पीछे चली जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बोइंग 787 भारत में और विश्व भर में ग्राउंडेड होगा या नहीं। इस बात का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है कि समस्या कहां थी। क्या एयरलाइन के मेंटेनेंस में समस्या थी, या फिर एयरलाइन में समस्या थी, या फिर कोई पायलट एरर था? और इसके जवाब का सबको इंतजार रहेगा। सन 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 मैंगलोर में क्रैश हुई थी। मैंगलोर में टेबल टॉप रनवे है, बारिश हो रही थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ओवरशूट कर जाती है, बारिश का समय होता है और टाइम से ब्रेक नहीं लग पाता है और एयरक्राफ्ट नीचे चला जाता है। बताया जाता है कि इस घटना में 160 लोगों की मौत हुई थी। पूरे 3 दिनों तक इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल सका। उसे ढूंढने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद ब्लैक बॉक्स को ढूंढा गया। भारत में हाल की विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तो शायद हमें कुछ ठोस जानकारी भी मिल जाए, क्योंकि इस दुर्घटना में यात्रियों की जानें गई हैं, साथ साथ देश के भविष्य डॉक्टर्स की भी जानें गई हैं। हमारे देश के साथ साथ एयरलाइन की रेपुटेशन भी तार तार हुई है। इसलिए जल्द से जल्द हमें समस्या के मूल तक जाना होगा ताकि हम कोई इफेक्टिव कदम ले पाएं। अथॉरिटीज को भी जवाब देना होगा कि क्या एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के साथ कोई समझौता या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ था, या फिर एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरह से हुआ था लेकिन एयरक्राफ्ट में ही कोई प्रॉब्लम थी। अगर एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो फिर बोइंग का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा।
12 जून का दिन दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली रहा। हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद कोई लीपापोती करने की कोशिश नहीं की जाएगी और असली सच क्या है वो निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ये दुर्घटना एक नेशनल एम्बैरेसमेंट नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें अब और ज्यादा बेहतर होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।